हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो भौतिकी का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन हम लोग का चल रहा है बच्चों, थ्योरी एक्सप्लेनेशन। इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे आज तीसरे भाग का, यानी कि तीसरे पार्ट का। इससे पहले हम लोगों ने बच्चों पहला पार्ट में जाना था प्रकाश के बारे में, प्रकाश के गुण किसे कहते हैं, क्या क्या होते हैं। उसके बाद फिर जाना था कि किस प्रकार से प्रकाश किरण किसे कहते हैं, किरणपुंज किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ने प्रतिबिंब को जाना था, वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब। पहले पार्ट में बहुत सारे पॉइंट को जाना था। उसके बाद दूसरे पार्ट में हम लोगों ने जाना था कि दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, उत्तल और अवतल दर्पण किसे कहते हैं ना, ये सब के बारे में जाना था। फिर उसके बाद हम लोगों ने मुख्य रूप से जाना था कि दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, फोकस दूरी क्या होती है। ये सब सारा चीज़ छोटा छोटा पॉइंट हम लोगों ने समझ लिया था। और किस किस सेक्शन से आपका बार बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है उस सब के बारे में भी चर्चा किए थे हम लोग ने उस पहले और दूसरे पार्ट में। अगर आप में से कोई भी बच्चा जो है अगर पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले कृपया करके वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और जा करके जो है पहला और दूसरा भाग अच्छी तरह से देख लीजिए। वहाँ पर सारे कंसेप्ट को आपको समझा दिया गया है, ताकि आगे जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चों इस चैप्टर का, तो वहाँ पर आसानी से सारे प्रश्नों का आप उत्तर दे सकेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज के तीसरे पार्ट को, तीसरे भाग को। ठीक है, तो तीसरे भाग में हम लोग बात करेंगे बच्चों आज मुख्य रूप से अवतल दर्पण के बारे में बात कर लिया था हम लोगों ने। तो अब बात करेंगे कि अवतल दर्पण में जब वस्तुओं को हम लोग जो है विभिन्न बिंदुओं पर रखेंगे तो उसका जो है प्रतिबिंब किस प्रकार से कहाँ कहाँ प्राप्त होगा। ठीक है, तब सबसे पहले मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देना चाहता हूं, ताकि यहाँ पर जो आपको समझाऊंगा मैं सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाए आसानी से। ठीक है, आइए बात करते हैं। इसका नाम देंगे हम लोग बच्चों मुख्य रूप से थोड़ा सा मतलब कि 3 से 4 मिनट में आप लोग को सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। उसके बाद किसी भी बिंदु पर कोई वस्तु रखा जाएगा, आप आसानी से उसका प्रतिबिंब प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, क्या है इसका नाम देते हैं हम लोग खेल कूद। किसका खेल कूद? तो किरणों का खेल कूद। ठीक है, लिख दिए। अब इस प्रकार से आप लोग को याद रखना है। हम लोग सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में बात करेंगे, फिर आगे जो है उत्तल दर्पण के बारे में बात करेंगे। तो अवतल दर्पण को आप लोग को ये याद रखना है बच्चों, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका बाहरी सतह क्या किया हो, कलर किया हुआ हो, रंग किया हुआ हो, पॉलिश किया हुआ हो, तो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, अब ये अवतल दर्पण हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया, इसका मुख्य अक्ष हो गया, और इस जो है मध्य बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों? ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसका एक क्या होता है, केंद्र होता है, वक्रता केंद्र, और एक क्या होता है, फोकस। तो हम लोग फोकस के बारे में जानते हैं कि जब क्या होती है, प्रकाश की किरण समांतर आकर के जिस बिंदु पर कटती है तो उसको फोकस। तो अब हम लोग को ये याद रखना है हमेशा कि कोई भी प्रकाश की किरण यदि अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो तो वो हमेशा परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के फोकस से होकर के गुजरती है। ये पॉइंट पहला नंबर का पॉइंट हो गया, ये लोग इसको याद कर लीजिए या फिर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैं दोबारा बोलता हूँ बच्चों कि यदि कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो तो वह परावर्तन के बाद हमेशा मुख्य अक्ष के फोकस से होकर गुजरती है। ये देखिए, ये आपका आपतित हो रही है और ये आपका परावर्तित हो रही है। किस बिंदु से होकर के? फोकस से होकर के। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। चलिए अगला पॉइंट बात करते हैं हम लोग, दूसरा नंबर का बात करते हैं। दूसरा नंबर का इसका ऑपोजिट है बच्चों। इसका ऑपोजिट कैसे? जैसे ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। अब यहाँ पर ध्यान रखिए आप लोग, यदि कोई प्रकाश की किरण, ये आपका फोकस है बच्चों और ये आपका वक्रता केंद्र है। यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर के आपतित होती हो, किस पर? अवतल दर्पण पर, तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट ये है आपका, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के फोकस से होकर के अवतल दर्पण पर आपतित हो तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरा पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट में आपका ये था, है ना। चलिए अब तीसरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका, यदि कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर उसके वक्रता केंद्र से होकर के आपतित होती हो, यानी ये वक्रता केंद्र है, इसी वक्रता केंद्र से होकर के कोई किरण अगर आपतित होती हो तो यह परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यानी कि यहाँ पर आई और आर, यानी कि आपका कोण आई और कोण आर का जो मान होगा बच्चों वो होगा आपका 0 डिग्री। ठीक है, यानी कि जब भी प्रकाश की किरण किससे होकर के आपतित होगी? वक्रता केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर, तो वहीं पर उसी पथ पर, उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी प्रकाश की किरण परावर्तित होकर के। ठीक है, अगला और लास्ट पॉइंट है इसका कि यदि कोई प्रकाश की किरण बच्चों अवतल दर्पण पर कहाँ पर पड़े? आपतित हो, ध्रुव पर, उसके ध्रुव यानी कि पी पर आपतित हो, तो जितना कोण से वो आएगा 100% उसी तरह से वो चला जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया बच्चों, ये आपका चौथा पॉइंट। ठीक है, यानी ये आपका जितना यहाँ पर एंगल होगा बच्चों मुख्य अक्ष के साथ, उतना ही एंगल यहाँ पर बनाएगा आपका।
ये चारों पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। आइए स्टार्ट करते हैं अब किस प्रकार से इसका प्रतिबिंब का निर्माण होगा, किस प्रकार से प्रतिबिंब पर का फॉर्मेशन होगा, कहाँ पर, अवतल दर्पण पर। तो सबसे पहला स्थिति है जब वस्तु को अवतल दर्पण के आगे अनंत पर रखी जाए। कहाँ पर रखी जाए? अनंत पर, यानी कि इन्फिनाइट पर जब वस्तु को रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा, इसके बारे में। तो सबसे पहला चीज़ है बच्चों, ये आपका वस्तु है, ये आपका अनंत पर रखा जा रहा है वस्तु को, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी वस्तु होगी, उसके समांतर यानी मुख्य अक्ष के समांतर वहाँ से क्या होगी, आपतित होगी किरण। ये दो आपकी किरण आपतित हो रही है। तो मैं जस्ट अभी बताया पहला नंबर का पॉइंट में, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर आपतित होती हो तो वह परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से होकर के गुजरती है। देखिए फोकस से होकर के गुजरेगी ये दोनों किरण, है ना। अब जब फोकस पर होकर के काट रही है दोनों एक दूसरे को, तो यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा बच्चों? तो ये आपका फोकस पर काट रहा है, रियल में काट रहा है, इसलिए बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा काट रहा है? रियल में, यानी कि वास्तव में काट रहा है, इसलिए होगा वास्तविक प्रतिबिंब। अच्छा अब देखिए वस्तु को, देखिए यहाँ पर ये वस्तु कितनी बड़ी है और फोकस पर देखिए बच्चों एक बिंदु के रूप में प्राप्त हो रहा है हमको वस्तु का प्रतिबिंब। तो यानी कि वस्तु का जो आकार है वो प्रतिबिंब से क्या है, बहुत बड़ा है, यानी कि आपका प्रतिबिंब जो प्राप्त हो रहा है बच्चों वो बहुत ही छोटा प्रतिबिंब होगा, यानी एक बिंदु के रूप में होगा। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, दूसरा आपका बहुत ही ज़्यादा छोटा हुआ। उसके बाद कहाँ पर प्राप्त हुआ हमको? फोकस पर प्राप्त हुआ, तो होगा फोकस बिंदु पर, ठीक है। समझ में आया ये तीनों चीज़? तो यहाँ पर ये हो गया आपका वस्तु, ये हो गया आपका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तव में काटा तो वास्तविक प्रतिबिंब, बहुत ही छोटा है तो छोटा हो गया बहुत। उसके बाद फोकस पर प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा एफ पर, यानी कि बिंदु एफ फोकस पर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अब, अगर जब कोई वस्तु कहाँ पर रखी जाए तो वक्रता केंद्र से परे, यानी कि वक्रता केंद्र सी और कहाँ पर अनंत के बीच रखा जाए, ठीक है। तो तब जो है वस्तु का प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी? तो ये आपका ए और ए बी एक वस्तु है, इसको रख दिया गया है कहाँ पर? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। मैंने बताया था आपको कोई भी वस्तु कहीं पर भी रखेंगे हमेशा एक किरण समांतर लेंगे, किसके? मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये आपका प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तो जस्ट मैंने अभी बताया था आपको कि कोई भी प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो वो हमेशा किससे होकर के गुजरेगा? फोकस से होकर के गुजरेगा। तो ये आपका फोकस से होकर के जा रही है ना। आप ये हो गया एक किरण। दूसरा किरण मैंने बताया था चौथा नंबर का पॉइंट में कि यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती हो तो उतना ही एंगल बनाते हुए वापस चली जाएगी। तो देखिए ये आपका एक दूसरी किरण है जो कहाँ पर जा रही है? एफ पी पर आ रही है, यानी कि आपका ध्रुव पर। तो ये आपका इस तरह से चल जाएगा। अब देखिए बच्चों इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? एक दूसरे को काट रहा है। तो इस दूसरे को कैसा काट रहा है? वास्तव में काट रहा है ना। जब वास्तव में काट रहा है तो कैसा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा बच्चों? वास्तविक होगा। अच्छा अब आकार के बारे में देख लेते हैं। वस्तु का आकार क्या है? वस्तु का आकार को देखिए और प्रतिबिंब का आकार देखिए। तो 100% है, प्रतिबिंब का आकार कैसा है? छोटा है। तो यहाँ पर लिख देंगे वस्तु की अपेक्षा छोटा है। अब प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, यानी कि प्रतिबिंब बना कहाँ पर है? देखिए वस्तु को हम लोग कहाँ रखे थे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, लेकिन यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त हो रहा है? देखिए सी यानी कि वक्रता केंद्र और एफ यानी कि आपका फोकस के बीच। तो यहाँ पर लिख देंगे सी तथा एफ के बीच हमारा प्रतिबिंब जो है प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए अब अगर आप लोग को पूछा जाए बच्चों वस्तु उल्टा होगा कि सीधा होगा, तो यहाँ पर जब वास्तविक आ जाता है तो तुरंत आप लोग लिख लेंगे वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा? उल्टा होगा, है ना। वो जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होता है बच्चों वो कैसा होता है? उल्टा होता है। और इसको जो है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अगला स्थिति है आपका जब वस्तु को अवतल दर्पण के आगे वक्रता केंद्र पर रखा जाए, यानी कहाँ पर रखा जाए? सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र पर रखा जाए, तो इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने वस्तु को रख दिया ए बी, ये वस्तु हो गया। अब जैसे ही वस्तु को रखे हम लोग जान लिए हैं कि हमेशा एक किरण की कैसा लेंगे? समांतर लेंगे। तो समांतर ले लिए, तो जब भी समांतर आएगी तो ये कैसे होगा? फोकस से होकर के जाएगा, तो फोकस से होकर के चला गया। दूसरा किरण हम लोगों ने कैसा लिया? फोकस से होकर के लिया। तो हम लोग जानते हैं जब कोई किरण फोकस से होकर के आपतित होगी तो हमेशा कैसा हो जाता है? वो समांतर हो जाती है। ये समांतर हो गया। अब इस प्रकार से देखिए बच्चों यहाँ पर एक दूसरे को ये दोनों किरणें काट रही है ना, काट रही है कि नहीं? ये इस बिंदु पर, तो ये आपका हो गया इसका प्रतिबिंब। अब वास्तव में काट रही है ना, देखो तो वास्तव में काट रही है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। वास्तविक होगा। अच्छा वास्तविक होगा तो 100% उल्टा तो होगा ही। अच्छा उल्टा होने के साथ साथ आप लोग ध्यान दीजिए ए और बी, ए बी का जो आकार है ए डैश बी डैश, यानी कि वस्तु का जो आकार है 100% प्रतिबिंब के आकार के बराबर है। तो यहाँ पर कैसा होगा? वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा।
उल्टा तो होगा ही, वास्तविक हो गया। अच्छा, प्रतिबिंब प्राप्त कहाँ पर हो रहा है? तो जहाँ पर हमने वस्तु को रखा था वहीं पर प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, यानी कि वक्रता केंद्र पर रखा था हम लोगों ने प्रतिबिंब को, वस्तु को, तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर प्राप्त हो रहा है? वही वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से ये आपका स्थिति हो गया तीसरा स्थिति। और ये जो प्रश्न है आपका VVI है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा मुख्य रूप से, ये आपका जो है पूछा हुआ प्रश्न है बच्चों, ठीक है। 2-3 बार ये आपका प्रश्न आया हुआ है कि जब किसी वस्तु को कहाँ पर रखा जाए, जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तब उसके स्थिति कहाँ पर होगी, यानी कि उसका प्रतिबिंब कहाँ पर होगा बच्चों, उसको दर्शाने बोलता है, ठीक है। तो ध्यान रखा आपको ये सब चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो अगला स्थिति है जब वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखा जाए। कहाँ पर? वक्रता केंद्र C और F के बीच रखा जाए वस्तु को, तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले चीज़ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। ये आपका अवतल दर्पण हो गया, यहाँ पर हो गया ये आपका मुख्य अक्ष, ये हो गया आपका F और ये हो गया आपका C, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच रखा जाए C और F, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो अब हम लोग, ये आपका एक वस्तु हो गया, ठीक है। मान लीजिए कोई आदमी है यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इससे होकर के प्रकाश जाएगी बच्चों, इस प्रकार से जा रही किरण। तो हम लोग जानते हैं समांतर जाएगी तो हमेशा फोकस से होकर के गुजरेगी, फोकस से होकर के चला गया। दूसरा आप हम लोग को क्या लेना है, यहाँ पर मुख्य रूप से एक किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर के लेनी है, ठीक है। अब देखिए वक्रता केंद्र से होकर के इस प्रकार से जाएगी बच्चों, 1 सेकेंड, ये एक ऐसे आएगी, एक ऐसे आपका ले लीजिए ध्रुव की तरफ से, P की तरफ से। तो ये आपका इस प्रकार से आ रहा है, काट रहा है यहाँ पर, तो ये आपका हो गया प्रतिबिंब। किस प्रकार का प्रतिबिंब? वास्तव में काट रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, है ना। कैसा काट रहा है बच्चों? वास्तव में काट रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। अच्छा नीचे है ना उल्टा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, तो उल्टा हो जाएगा। उसके बाद प्रतिबिंब प्राप्त कहाँ हो रहा था हमको? तो हमको प्राप्त हो रहा था बच्चों C और अनंत के बीच, ठीक है। जब भी आप वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे, C और अनंत के बीच प्राप्त होगा, वास्तविक हुआ। जैसे ही वास्तविक होगा 100% उल्टा होगा, उल्टा होगा तो क्या होगा, वस्तु से बड़ा है, ठीक है। चलिए अगला आप बात करते हैं, जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस बिंदु पर रखा जाए। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी आपका ऑलरेडी आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। यानी कि जब भी वस्तु को कहाँ पर रखा जाए, जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा, इसके बारे में पूछ रहा है। तो मुख्य रूप से देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, एक अवतल दर्पण बना लेना है। ये आपका हो गया बाहरी सतह कलर कर दिए। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए एक वस्तु को रखना है, कहाँ पर रखना है, F यानी कि फोकस पर रखना है। ये आपका फोकस पर रख दिए, ये आपका कोई प्रतिबिंब वस्तु है, अब रख दी। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके समांतर एक किरण जाएगी बच्चों, तो इस प्रकार से चल जाएगा। उसके बाद एक किरण ऐसे लेंगे हम लोग, तो इस प्रकार से चल जाएगा। अब देखिए ये दोनों किरण कैसी हो रही है बच्चों, समांतर, एक दूसरे को काट ही नहीं रहे हैं। तो हो सकता है कि ये एक दूसरे को कहाँ पर काट रहा होगा, ये एक दूसरे को अनंत पर जाकर के काट रही है, इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आपको मुख्य रूप से अनंत पर जाकर बनेगा। तो सबसे पहला चीज़ हो जाएगा कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। अच्छा वास्तविक बनेगा, है ना, रियल में ही काटेगा, जहाँ भी जाके काटेगा तो वास्तविक होगा। और जैसे ही वास्तविक होगा बच्चों उल्टा होगा, है ना, प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। और लास्ट चीज़ ये है कि वस्तु के आकार से बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि अनंत में जाके काट रहा है। वस्तु मेरा बहुत छोटा था, लेकिन अनंत पर जाके काटेगा तो बहुत क्या हो जाए बच्चों, प्रतिबिंब बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा, यानी कि वस्तु की अपेक्षा काफ़ी बड़ा, यानी कि वस्तु की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। अगला है आपका, जब वस्तु को अवतल दर्पण की फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच रखा जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब तक मैंने आपको बताया था 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि 2 यहाँ से आपका बार बार आया हुआ है। एक तब पूछा जाता है जब आपका वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा जाता है, दूसरा तब पूछा जाता है जब वस्तु को कहाँ पर रखा जाए, F और P के बीच, यानी कि वक्रता, ये आपका फोकस दूरी और ध्रुव के बीच, यानी ये वाला आपका स्थिति, ठीक है। ये दोनों आपको पूछा हुआ है, ये दोनों आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कहाँ पर वस्तु को रखा है। तो वस्तु को रख रहा है आपका ध्रुव, यानी कि P और कहाँ पर, F के बीच। तो ये F हो गया, तो यहाँ पर वस्तु को रख दिए, वस्तु को रख दिए। अब हम लोग जानते हैं सबसे पहला चीज़ है कि इसकी एक समांतर किरण जाएगी। तो समांतर जाने वाली किरण क्या होती है, फोकस से गुजरती है, ये फोकस हो गया आपका, है ना, मुख्य रूप से। अब यहाँ वक्रता केंद्र, तो इस वक्रता केंद्र से भी क्या करेंगे बच्चों, एक प्रकाश की किरण को ले लेंगे इस प्रकार से। अब ये इस प्रकार से क्या होगा, आगे बढ़ाएंगे पीछे, तो ये क्या होगा, एक दूसरे को काटता हुआ प्रतीत होगा। कैसा हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट रूप से यहाँ पर जो है प्रतिबिंब इसका बन जाएगा। तो दर्पण के पीछे बन रहा है, तो कोई भी प्रतिबिंब अगर दर्पण के पीछे बनता है तो 100% वो कैसा होगा बच्चों, आभासी प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा, आभासी, यानी कि आपका वर्चुअल इमेज बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है बच्चों, सीधा होता है, यानी कि इसको काल्पनिक प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं। उसके बाद ये दर्पण के किस ओर बन रहा है, पीछे की ओर बन रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे ये सारे पॉइंट्स के रूप में, यानी सबसे पहले दर्पण के प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, प्रतिबिंब जो है, तो लिख देंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा चीज़ लिख लेंगे कैसा बन रहा है, काल्पनिक, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है तो कैसा बनेगा, काल्पनिक। और काल्पनिक होगा तो 100% ये कैसा होगा, सीधा होगा। और वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार देखिए बच्चों किस प्रकार से है। तो वो प्रतिबिंब का आकार
क्या है, बड़ा है ना, तो लिख देंगे वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। और जैसे ही कोई काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है बच्चों, उसको क्या है, उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका जो है मुख्य रूप से 6 स्थिति थी। 6 में से आपको सबसे पहला चीज़ है, इसको तो 100% कर ही लेना है, नोट डाउन जल्दी से कर लीजिए। ये पॉइंट आपको ऑलरेडी, ये क्वेश्चन आपका 2-3 बार आया हुआ है। उसके बाद एक आपका स्थिति था, कौन सा वाला, ये वाला स्थिति, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, यानी जब वक्रता केंद्र पर रखा जाता है वस्तु को, ठीक है, ये भी आपका आया हुआ है। आगे बात करते हैं अब हम लोग मुख्य रूप से, ये आपका यहाँ से बच्चों ऑब्जेक्टिव के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी स्थिति में वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है अवतल दर्पण में। तो ये स्थिति जो है, इस स्थिति में वस्तु का जो आकार है प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है। चले, और यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया है बच्चों कि अवतल दर्पण में किस स्थिति में अवतल दर्पण में जो है आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इस स्थिति में, यानी कि जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, तब हमको जो है प्रतिबिंब इसका कैसा प्राप्त होता है, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में आया हुआ है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा वो सब पॉइंट को। आगे बात करते हैं अब हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या होता है, ठीक है। अवतल दर्पण का मुख्य उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में तो आता ही आता है, और ये आपका 2 नंबरिया में बार बार पूछा हुआ है कि अवतल दर्पण में किन्हीं 2 उपयोगों को लिखें, किन्हीं 3 उपयोग को लिखें, इस प्रकार से आया दिया था। सबसे पहला है कि अवतल दर्पण का जो उपयोग है दाढ़ी द्वारा, यानी कि आपका नाई होगा बच्चों, यहाँ पर नाई जो होती है उसके द्वारा हजामती के उपयोग में किया जाता है। यानी कि दाढ़ी बनाने में, शेविंग के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है बच्चों, अवतल दर्पण का उपयोग। अगर पूछ ले सीधा सीधा, शेविंग मिरर, यानी दाढ़ी बनाने के लिए जो उपयोग किया जाता है मिरर, वो कौन सा मिरर है, कौन सा दर्पण है, तो वो है आपका अवतल दर्पण, ठीक है। आगे है गाड़ियों के हेडलाइट में किसका उपयोग किया था, गाड़ियों के हेडलाइट में, तो गाड़ियों के हेडलाइट में उपयोग किया था आपका अवतल दर्पण। यानी कि कोई भी बाइक जो होती है बच्चों, उसका जो मेन हेडलाइट होता है उसका उपयोग किया था अवतल दर्पण। लेकिन जो साइड में मिरर जो लगे रहते हैं मोटरसाइकिल में, कोई भी गाड़ी में, तो वो होता है उत्तल दर्पण में, ठीक है। वो आगे बात करेंगे हम लोग, लेकिन अभी आप लोग को ध्यान रखना है, कोई भी हेडलाइट होगा किसी भी गाड़ी का, वो आपका अवतल दर्पण में होगा, अवतल दर्पण का उपयोग होगा। अगला है आपका डॉक्टरों द्वारा गले तथा दांत के उपचार का पता लगाने में उपयोग किया जाता है। यानी कि जो डॉक्टर लोग होते हैं, इस दर्पण का उपयोग, यानी अवतल दर्पण का उपयोग दांत के उपचार का पता लगाने के लिए, यानी कि बच्चों दांत के फोटोज़ को, यानी कि इमेज को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। इसलिए डॉक्टर लोग उसका यूज करते हैं ताकि कहाँ पर है जो है दांत में दांत के किस जगह पर इन्फेक्शन हुआ है इसका पता चल जाता है। अगला है कि सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। यानी कि जो है अवतल दर्पण का उपयोग मुख्य रूप से किस में किया जाता है, सोलर में किया जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है बच्चों कभी कभार 2 नंबरिया में कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है, तो हम लोग जानते हैं बच्चों, वहाँ पर कारण किस तरह से लिख लेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण जो है प्रकाश की किरणों को क्या करती है, अभिसरित करती है, यानी एक जगह जमा कर देते हैं। इस प्रकार से एक जगह जमा कर देगी, जब जमा कर देगी तो एक पॉइंट पर क्या होगा बच्चों, बहुत ज़्यादा एनर्जी होगा। सोलर कुकर का उपयोग क्या होता है, सोलर कुकर में खाना बनाया जाता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट यानी ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो उससे क्या हो जाएगा, खाना हमारा सब्जी जो है आसानी से पक जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यानी कि सोलर एनर्जी में बदल जाएगा वो। तो ये सारा चीज़ आपका जो है मुख्य रूप से ये आपको समाप्त हो गया अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण के सारे चीज़ के बारे में हम लोगों ने प्रतिबिंब के बारे में देख लिया, और वो प्रतिबिंब किस प्रकार से कहाँ पर बनेगी, उसके बाद इसका उपयोग क्या क्या है, ये सब के बारे में हम लोग ने जान लिया, ठीक है। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से उत्तल दर्पण के बारे में, यानी कि उत्तल दर्पण किसको कहते हैं, उत्तल दर्पण मतलब कि प्रतिबिंब उसका कहाँ पर बनेगा और उसका उपयोग क्या क्या है, ठीक है। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो है अपने दोस्त यार को एक बार अच्छी तरह से शेयर भी कर दीजिए, लाइक करना नहीं भूलिएगा, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।